नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम देखने वाले हैं रीट एग्जाम 2022 के लिए रीट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि यहाँ पर रहेंगे वर्ष 2011 से 2021 तक के बीच के। तो यहाँ पर वर्ष 2011 से 2021 के बीच में रीट एग्ज़ाम जितनी बार भी हुई है उन सभी प्रकार के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनका सोल्यूशन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज के लिए, जो कि लेवल फर्स्ट के पेपर से होगी। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं और बारी बारी से इन सभी वर्षों के इंग्लिश का जो पेपर था वो किस प्रकार का और क्या उनका सोल्यूशन था, जानते हैं सब कुछ इस वीडियो के लास्ट तक। और यहाँ पर सबसे फर्स्ट हम देखने वाले हैं वर्ष 2011 इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में और लेवल फर्स्ट के पेपर के रूप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आ रहा है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पर हमें पहचानना है इन चार शब्दों में से कौन सा शब्द एडजेक्टिव है। यूज, यूजफुल, यूजिंग और यूजफुलनेस। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर इसके लिए बनेगा ये बनेगा विकल्प बी जो होगा ये इसमें हमारा सही उत्तर होगा, यूजफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। माई ग्रैंडफादर वॉक्स वेरी, और यहाँ पर दे रखे हैं चार विकल्प और इनमें से हमें पहचानना है कौन सा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। क्विक है, फास्टली है, फास्ट है, नाइस है। तो यहाँ पर सही उत्तर इसमें बन जाता है हमारा फास्ट। तो यहाँ पर माई ग्रैंडफादर वॉक्स वेरी फास्ट, विकल्प सी जो होगा ये इसमें यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ करेक्ट सेंटेंस पैटर्न। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस के पैटर्न दे रखे हैं और इनमें से हमें पहचानना है कि कौन सा पैटर्न जो है वो एकदम करेक्ट सेंटेंस का पैटर्न यहाँ पर रहेगा। तो वाक्य का एक सही पैटर्न हमें इसमें ढूंढना है चार वाक्यों में से। तो फर्स्ट है इसमें, सी पुट ऑल द बुक्स ऑन द टेबल, और बी है यहाँ पर सी ऑल द बुक्स ऑन द टेबल पुट, सी है यहाँ पर सी पुट ऑन द टेबल ऑल द बुक्स, और डी है यहाँ पर सी ऑन द टेबल पुट ऑल द बुक्स। तो यहाँ पर सही पैटर्न जो होगा सेंटेंस का एक जो सही पैटर्न होगा वो इसमें हमारा जो रहेगा वो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, सी पुट ऑल द बुक्स ऑन द टेबल। फर्स्ट विकल्प जो होगा ये इसमें यहाँ पर सही पैटर्न होगा सेंटेंस का। आगे देखें यहाँ पर, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू द कंप्लीट फॉलोइंग टू द फॉलोइंग। दिस बुक इज रिक्त स्थान एंड दैट वन इज माइन। तो यहाँ पर है दिस बुक इज रिक्त स्थान एंड दैट इज वन दैट इज माइन। योर बुक सॉरी आवर बुक्स, योर, योर्स, योर बुक्स। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा इसके लिए वो रहेगा विकल्प सी, योर्स। दिस बुक्स इज योर्स एंड दैट वन इज माइन। तो यहाँ पर होगा सी विकल्प इसके लिए सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर हमें देखना है चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर हमें जो शब्द हैं उसका एक सही क्रम देखना है, शब्दों को सही क्रम में देखना है। फर्स्ट है इसमें, देयर आर शॉप नियर माई हाउस, सॉरी ये तो 66 वाले पे चले गए। फर्स्ट 65 वाला क्वेश्चन देखना हमें। वाई सी डिड लिव सो अर्ली, और बी है यहाँ पर वाई डिड सी लिव सो अर्ली, सी है यहाँ पर वाई डिड सो अर्ली सी लिव, और डी है यहाँ पर वाई सो अर्ली डिड सी लिव। तो यहाँ पर यदि हम करेक्ट ऑर्डर देखें, शब्द का एक सही क्रम देखें, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो इसमें हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वाई डिड सी लिव सो अर्ली। विकल्प बी होगा इसके लिए यहाँ पर सही। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आता है, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। और यहाँ पर इसके जो विकल्प दे रखे हैं, देयर आर शॉप नियर माई हाउस, देयर इज शॉप्स नियर माई हाउस, देयर आर ए शॉप नियर माई हाउस, और फोर्थ है यहाँ पर डी वाला, देयर इज ए शॉप नियर माई हाउस। तो यहाँ पर हमें देखना है सही वाक्य का चयन इसमें करना है, सेंटेंस का चयन करना है।
तो यहाँ पर जो सही सेंटेंस होगा वो इसमें रहेगा देयर इज़ ए शॉप नियर माई हाउस। विकल्प डी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। चलिए आगे देखें, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब का सही फॉर्म जो है वो उसका चयन करना है। सी रिक्त स्थान द राइट आंसर। नो नो इज नोइंग नॉन। तो यहाँ पर जो होगा सही उत्तर इसके लिए वो बनेगा इसमें नोज। सी नोज द राइट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट होगा इसके लिए सही उत्तर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आता है फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर फिर हम वर्ब की करेक्ट फॉर्म जो है उसका उपयोग करना है, उसे पहचानना है। व्हेन द फोन रैंग वी रिक्त स्थान टेलीविज़न, वॉच्ड, आर वॉचिंग, वर वॉचिंग। तो यहाँ पर इसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी वर वॉचिंग। व्हेन द फोन रैंग वी वर वॉचिंग टेलीविज़न, ऑप्शन डी होगा इसके लिए सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है इसमें, इफ राधिका हैड रिसीव्ड एन इनविटेशन शी वुड हैव गॉन टू द पार्टी। द अबव सेंटेंस टेल्स अस दैट राधिका। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सेंटेंस है वो क्या कह रहा है कि यदि राधिका को निमंत्रण मिला होता तो वह पार्टी में जाती, है ना। सेंटेंस हमसे ये कह रहा है, तो द अबव सेंटेंस टेल्स अस दैट राधिका। तो उपरोक्त वाक्य हमें बताता है कि राधिका डिड नॉट रिसीव द इन्विटेशन। बी है यहाँ पर हैड रिसीव्ड द इन्विटेशन, और सी है यहाँ पर इज़ वेटिंग फॉर द इन्विटेशन, और डी है यहाँ पर डिड नॉट वांट टू गो टू द पार्टी। तो यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर जो होगा वो इसमें होगा जब राधिका, यहाँ पर क्वेश्चन हमें बोल रहा है इफ़ राधिका हैड रिसीव्ड एन इन्विटेशन, मतलब यदि उससे निमंत्रण मिला होता तो वो पार्टी में जाती। अब देखिए उसे मिला ही नहीं है, तो यहाँ पर हमारा जो राधिका को क्या हो जाएगा, डिड नॉट रिसीव द इन्विटेशन। तो फर्स्ट विकल्प होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आता है फिल इन द एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर। तो यहाँ पर हमें एक जो निर्धारक होता है, डिटर्मिनर होता है, उसका चयन करना है। द रिंग इज मेड ऑफ रिक्त स्थान कोल्ड, द ए नो डिटर्मिनर या फिर एनी। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा नो डिटर्मिनर, ऑप्शन सी जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। द रिंग इज द मेड ऑफ गोल्ड। चलिए आगे देखें, कंप्लीट द सेंटेंस बाय पुटिंग इन एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर। यू शुड ऑलवेज कैरी रिक्त स्थान अम्ब्रेला विथ यू, ए एन एनी या एफ यू। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो इसके लिए होगा वो होगा एन। यू शुड ऑलवेज कैरी एन अम्ब्रेला विथ यू। तो यहाँ पर होगा एन का यूज़। आगे देखिए, मंजित सैड टू अनीशा। मंजित सैड टू अनीशा कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो। अब यहाँ पर क्वेश्चन को आप जब ध्यान से पढ़ते हैं तो बहुत ही सरल से क्वेश्चन है, आसानी से आप आंसर जो है इसमें निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है, मंजित सैड टू अनीशा कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो। इन द अबव सेंटेंस मंजित इज आस्किंग अ क्वेश्चन, गिविंग एन इंस्ट्रक्शन, ऑफरिंग एडवाइस या मेकिंग अ रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो मंजित क्या कर रहा है, मेकिंग ए रिक्वेस्ट। कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, यानी कि वो कह रहा है कि क्या तुम खिड़की जो है उसको खोल सकती हो। तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है, कि रिक्वेस्ट कर रहा है ना, किससे, अनीशा से। तो यहाँ पर हो जाएगा मेकिंग ए रिक्वेस्ट, ऑप्शन जो डी होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे देखें अगला क्वेश्चन आता है, नो अदर मेंबर इन द फैमिली इज़ एन इंटेलिजेंट एज राजू इज़। अब यदि हम इस क्वेश्चन को समझते हैं तो बहुत ही सरल सा प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि परिवार में अन्य सदस्य जो हैं राजू जितना बुद्धिमान नहीं है। तो यहाँ पर अब हम जो दे रखे हैं द अबव सेंटेंस हैज़ सेम मीनिंग एज। तो यहाँ पर हमें देखना है कि उपरोक्त वाक्य का वही अर्थ जो ऊपर जो वाक्य का अर्थ निकल कर आ रहा है उन्हीं जैसा अर्थ यहाँ पर इन वाक्यों में हमें
चयन करना है। तो देखिए राजू इज ए इंटेलिजेंटर देन एनी अदर मेंबर इन द फैमिली, और सेकेंड है यहाँ पर बी, राजू इज़ नॉट इंटेलिजेंट, और सी है यहाँ पर राजू इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर मेंबर इन द फैमिली। डी है अदर मेंबर्स इन द फैमिली आर नॉट इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा इसके लिए वो हमारा इसमें बनेगा ऑप्शन सी, जिसमें बताया है राजू इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर मेंबर इन द फैमिली। तो यहाँ पर दोनों मीनिंग का सेम अर्थ यहाँ पर निकल रहा है कि राजू जो है उसके परिवार में उससे ज़्यादा कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। तो ऑप्शन सी इसके लिए यहाँ पर बन जाएगा सही उत्तर। आगे देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव इट वॉज रिक्त स्थान कार हैड एवर ड्राइवन, द मोर कंफर्टेबल, द मोस्ट कंफर्टेबल, द कंफर्टेबल और द कंफर्टेबलेस्ट। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा उसके लिए वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, द मोस्ट कंफर्टेबल। यहाँ पर इट वॉज द मोस्ट कंफर्टेबल कार ही हैड एवर ड्राइवन, ऑप्शन नंबर बी होगा इसके लिए सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, चूज द सेंटेंस विच हैज़ द सेम मीनिंग एज द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर हमें उस सेंटेंस का चयन करना है जिसका अर्थ निम्नलिखित वाक्य के समान है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो सेंटेंस है वो क्या दे रखा है, माहिम गोट ए हायर ग्रेड देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। तो कहने का मतलब है कि माहिम ने अपनी कक्षा में किसी भी अन्य छात्र की तुलना में उच्च ग्रेड प्राप्त किया, मतलब कि सबसे ज़्यादा स्कोर उसने यहाँ पर उसकी क्लास में किया है। अब देखिए जो चार सेंटेंस दिए हैं इनमें से हमें चयन करना है। तो माहिम गोट द हायर ग्रेड देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास, सेकेंड बी है माहिम गोट ए हायर ग्रेड देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास, सी है माहिम गोट द हाईएस्ट ग्रेड इन द क्लास, और डी है माहिम गोट द हाई मोस्ट ग्रेड इन द क्लास। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा इसके लिए वो होगा सी, जिसमें बताया है माहिम गोट द हाईएस्ट ग्रेड इन द क्लास। अब विकल्प नंबर सी जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे देखिए, मोहन सेड टू सविता, कैन आई बोरो योर बुक फॉर अ डे। In reported speech, the above sentence will be Mohan asked Savita। और आगे इसमें if he could borrow her book for a day, या फिर B है if they could borrow her book for a day, C है यहाँ पर that could he borrow her book for a day, और D है if that he could borrow her book for a day। तो यहाँ पर सही आंसर जो इसके लिए होगा वो होगा फर्स्ट, मोहन आस्क्ड सविता इफ ही कुड बोरो हर बुक फॉर ए डे। चलिए आगे देखें, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, सी सेड टू हर ब्रदर डू नॉट बाय मैंगोज। इन द रिपोर्टेड स्पीच अबव सेंटेंस विल बी सी आस्क्ड हर ब्रदर, और आगे इसमें क्या होगा, टू नॉट बाय मैंगोज, नॉट टू बाय मैंगोज, और डू नॉट बाय मैंगोज, डू नॉट टू बाय मैंगोज। तो यहाँ पर सही आंसर इसके लिए जो होगा वो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉट टू बाय मैंगोज। ऑप्शन बी इसके लिए होगा सही उत्तर। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन आता है, द स्टूडेंट सेड वी वांट टू लर्न ए फॉरेन लैंग्वेज। इन द रिपोर्टेड स्पीच इन द अबव सेंटेंस विल बी द स्टूडेंट सेड दैट। तो यहाँ पर they wanted to learn a foreign language, they wanted to learn a foreign language, we want to learn a foreign language, और we wanted to learn a foreign language। तो यहाँ पर इसके लिए सही आंसर बनेगा वो बनेगा विकल्प बी, they wanted to learn a foreign language, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखें, the word courteous is similar इन मीनिंग टू। तो यहाँ पर जो वर्ड है courteous इज सिमिलर इज मीनिंग टू रिलेटेड टू ए कोर्ट, और इसके बाद में बी वाला है यहाँ पर इम्पोलाइट, सी है पोलाइट, और डी है यहाँ पर काइंड। तो यहाँ पर सही आंसर इसके लिए होगा पोलाइट, ऑप्शन नंबर सी, द सिमिलर मीनिंग इज पोलाइट। आगे देखिए, विच वर्ड हैज़ ए मीनिंग सिमिलर टू द
सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर जो वर्ड दे रखा है सिग्निफिकेंट है, इसका सिमिलर मीनिंग देखना है। तो यहाँ पर है प्रोमिनेंट, मैग्निफिकेंट या फिर है एफिशिएंट या फिर इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर सही आंसर इसके लिए बनेगा विकल्प डी, इम्पोर्टेंट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ द वर्ड ऑप्टिमिस्टिक इज। तो यहाँ पर इसका देखना है हमें अपोजिट वर्ड ऑप्टिमिस्टिक का। तो यहाँ पर होगा पेसिमिस्टिक या फिर होपफुल, आइडियल या फिर होगा डल। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेसिमिस्टिक। चलिए अगला क्वेश्चन आता है द वर्ड इनोसेंट। द वर्ड इनोसेंट इज अपोजिट मीनिंग इन द मीनिंग टू दैट ऑफ क्लेवर, इग्नोरेंट, एक्टिव या फिर गिल्टी। तो देखिए यहाँ पर इसका जो अपोजिट मीनिंग हमें देखना है। तो देखिए इनोसेंट मतलब हो जाता है इसमें निर्दोष, और इसके लिए अपोजिट क्या बन जाएगा, दोषी, जिसे हम कह सकते हैं गिल्टी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी इसके लिए सही उत्तर। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आता है पिक आउट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। अब यहाँ पर जो 4 वर्ड दे रखे हैं इसमें हमें करेक्ट स्पेलिंग देखना है, और वो करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर रहेगी ऑप्शन डी में, वैरायटी, ऑप्शन डी के लिए। देखिए बाकी सभी यहाँ पर वैरायटी की स्पेलिंग दे रखी है, पर स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, त्रुटिपूर्ण है। तो हमें ये पहचानना है कि कौन सी यहाँ पर सही स्पेलिंग इसमें रहेगी। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पर फिर हमें देखना है। तो यहाँ पर वर्ड दे रखा है इम्प्रेसिव, तो इम्प्रेसिव के लिए सही स्पेलिंग जो होगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी के अंतर्गत, जो कि दे रखी है IMPRESSIVE, इम्प्रेसिव। चलिए अगला क्वेश्चन आता है पॉइंट आउट द वर्ड विच बिगिंस विद द डिफरेंट साउंड। तो यहाँ पर हमें देखना है हाउस, होम, हॉनर, हैन। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ड दे रखे हैं तो किसमें यहाँ पर जो एच है वो अंडरलाइन करके दे रखा है यहाँ पर, और इन शब्दों में एच का डिफरेंट साउंड जो है वो कौन से वर्ड में हमें देखने को मिलता है। तो देखिए हम हाउस बोलते हैं तो एच को हा से उच्चारित करते हैं, होम में भी करते हैं, हैन में भी करते हैं, पर ऑनर, ये जैसे ऑनर लिखा है पर हम इसको बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं हम ऑनर। तो यहाँ पर 85 का जो सी वाला क्वेश्चन होगा, सी वाला विकल्प होगा ऑनर, ये इसमें डिफरेंट साउंड क्रिएट करेगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड्स इन ए डिफरेंट साउंड। तो यहाँ पर फिर देखिए अंडरलाइन वर्ड दे रखा है, और इसमें यहाँ पर हमें देखना है कि किसके अंतर्गत जो एंड वाला वर्ड है, जैसे कि वाई अंडरलाइन करके दे रखा है, और ये किस में डिफरेंट साउंड क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर सिटी, स्काई, बाय, ट्राई। तो देखिए यहाँ पर किसके अंतर्गत है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सिटी। तो सिटी में इसका कुछ उच्चारण अलग आ रहा है, बाकी स्काई, बाय, ट्राई इनमें कुछ उच्चारण अलग आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सिटी। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर आइडेंटिफाई द वर्ड विच हैज़ ए डिफरेंट साउंड अंडरलाइन इन द मिडल। तो यहाँ पर अब वर्ड जो है बीच में दे रखा है, और ये हमें देखना है कि अंडरलाइन जो बीच में वर्ड दे रखा है वो डिफरेंट साउंड किस में दे रहा है। तो यहाँ पर है फूड, शुड, वुड, फूड। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसमें ओ यू दे रखा है, इसमें डबल ओ दे रखा है, बाकी तीनों में डबल ओ दे रखा है। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा इसमें वो हो जाएगा फूड। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा इसके लिए सही होगा। चलिए अब देखिए वुड, फूड, शुड और फुट। चलिए आगे अगला आता है यहाँ पर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज द लेटर आई हैव डिफरेंट साउंड अंडरलाइन। अब यहाँ पर देखिए हमें आई वर्ड जो है वो डिफरेंट साउंड किसके अंतर्गत देगा, तो फिनिश है, फाइनल है, फिट है और फिल्म है। तो यहाँ पर डिफरेंट साउंड जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, तो वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन बी, फाइनल। देखिए फिनिश, फिट और फिल्म, तो इसमें आ रहा है फाइनल।
तो यहाँ पर डिफरेंट साउंड जो आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन बी में। आगे देखिए, पिक आउट द वर्ड इन विच द वर्ड हैज़ वर्ड सॉरी पिक आउट द वर्ड इन विच द लेटर सी एच हैव ए डिफरेंट साउंड। तो यहाँ पर जो सी एच वर्ड है वो डिफरेंट साउंड किस में दे रहा है, तो देखिए चेक, चेस और केमिकल और चेयरमैन। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर एक वर्ड ऐसा है जिसमें केमिकल, तो सी एच जो है यहाँ पर चैक यानी कि च का उच्चारण दे रहा है बाकी तीनों में, और यहाँ पर दे रहा है का। तो ये केमिकल ऑप्शन सी जो होगा वो हो जाएगा इसमें यहाँ पर सही उत्तर। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, विच लेटर ऑफ द वर्ड कॉम्ब इज नॉट स्पोकन। तो जो वर्ड हम बोलते हैं कॉम्ब, उसमें कौन सा वर्ड जो है वो नहीं बोला जाता है, तो सी ओ एम या बी। तो देखिए यहाँ पर हम देखें तो बी यहाँ पर एक साइलेंट वर्ड की भूमिका में होता है कॉम्ब, तो ये ऑप्शन बी डी जो होगा जिसमें दे रखा है यहाँ पर बी, तो ये इसमें नहीं बोला जाता है कॉम, तो इस प्रकार से बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा सही उत्तर। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पत्र की ओर जो कि 2012 का है। अब देखते हैं यहाँ पर वर्ष 2012 के लिए इंग्लिश का जो सेकंड लैंग्वेज के रूप में पेपर था वो, और ये जो पेपर है इसका लेवल है लेवल फर्स्ट। तो चलिए बढ़ते हैं रीट 2012 इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज के पेपर की ओर। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर पीयर असेसमेंट्स टेक्स प्लेस व्हेन। 4 विकल्प आपके सामने हैं, और आप यदि क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर बहुत जल्दी से समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से विकल्प निकालना आपके लिए काफ़ी आसान होगा। तो फर्स्ट है यहाँ पर स्टूडेंट वर्क्स इज इवैल्यूएटेड बाय वन और मोर स्टूडेंट ऑफ हिज हर ग्रुप। सेकेंड है यहाँ पर बी ए स्टूडेंट्स वर्क इज इवैल्यूएटेड बाय ऑल द टीचर्स। थर्ड है ए टीचर वर्क्स इज इवैल्यूएटेड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। डी है ए टीचर वर्क्स इज इवैल्यूएटेड बाय ए स्टूडेंट। तो यहाँ पर सही आंसर होगा पीयर असेसमेंट टेक्स प्लेस व्हेन, मतलब एक सहकर्मी मूल्यांकन तब होता है जब निश्चित रूप से एक छात्र का मूल्यांकन उसके समूह या एक से अधिक के द्वारा किया जाता है। तो स्टूडेंट्स वर्क्स इज इवैल्यूएटेड बाय वन और मोर स्टूडेंट ऑफ हिज हर ग्रुप। ऑप्शन ए इसके लिए सही होगा। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। तो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। अब देखिए जब आप क्वेश्चन को समझते हैं नॉट पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इन एजुकेशन, यानी कि यहाँ पर शिक्षा में मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो कौन सा नहीं है, तो आप आसानी से उत्तर यहाँ पर ढूंढ लेंगे। जैसे असेसमेंट ऑफ अटेनमेंट और measurement of the value of teaching methods, collection of information about the parents of learners और to diagnose difficulties of learners। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो हमारे लिए होगा collection of information about the parents of learners, ऑप्शन सी, यानी कि शिक्षार्थी के माता पिता के बारे में जानकारी का संग्रह करना, ये हमारे शिक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, एक गुड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो एक जो भाषा की अच्छी प्रवीणता परीक्षा होती है वो किस प्रकार की होती है, इज एंटायरली मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप क्वेश्चन, और बी है यहाँ पर फोकसेस ऑन एज ए टाइप क्वेश्चन अलोन, सी है यहाँ पर कंप्लीटली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और डी है यहाँ पर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड एज ए टाइप क्वेश्चन। तो कहने का मतलब एक अच्छी जो भाषा प्रवीणता परीक्षा होती है उसमें क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं, क्या क्या उसमें सम्मिलित हो सकती है। तो यहाँ पर उसके अंदर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड एज ए आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पर एक जो अच्छी भाषा की प्रवीणता परीक्षा होती है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के, संक्षिप्त प्रकार के और निबंधात्मक प्रकार के जो उत्तर होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उनका एक संयोजन इसमें देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
रेमिडियल टीचिंग सिलेबस शुड बी बेस्ड ऑन, तो यहाँ पर द टीचर्स इम्प्रेशन ऑफ लैंग्वेज डिफिकल्टीज, बी है यहाँ पर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन लर्निंग ए लैंग्वेज, सी है यहाँ पर एनालिसिस ऑफ एरर्स मेड बाय लर्नर्स, डी है एन एनालिसिस ऑफ द फ्यूचर नीड्स ऑफ लर्नर्स। तो यहाँ पर एक जो उपचारात्मक शिक्षा होती है, एक उपचारात्मक शिक्षण पाठ्यक्रम पर आधारित होना चाहिए। तो देखिए एक उपचारात्मक शिक्षण पाठ्यक्रम जो है वो किस पर आधारित होना चाहिए, तो वो उपचारात्मक शिक्षण पाठ्यक्रम हमारा जो है वो आधारित होना चाहिए एन एनालिसिस ऑफ एरर्स मेड बाय लर्नर्स। कहने का मतलब है कि वो जो उपचारात्मक शिक्षण का पाठ्यक्रम है वो जब शिक्षार्थियों के द्वारा जो त्रुटियां की जाती है उनका विश्लेषण के आधार पर वो होना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा इसके लिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, फिर वही है रेमेडियल टीचिंग से। रेमेडियल टीचिंग पेज ग्रेटर अटेंशन टू शुड हो, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि उपचारात्मक शिक्षण जो है वो उन छात्रों पर अधिक ध्यान देता है। देखिए थोड़ा सा जूम करना होगा मैं, चलिए देखिए, आर प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, और बी है यहाँ पर आर लाइकली टू गुड अब्रॉड, सी है हैव फॉलन बिहाइंड अदर्स, और डी है यहाँ पर आर इरेगुलर इन अटेंडिंग क्लासेस। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा उपचारात्मक शिक्षण किन छात्रों पर अधिक ध्यान देगा, तो हैव फॉलन बिहाइंड अदर्स, जो दूसरों से पिछड़ गए हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। थोड़ा सा पेपर की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा पुअर है, तो इसलिए थोड़ी सी हो सकता है कि आपको भी पढ़ने में परेशानी महसूस हो। तो यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ऑप्शन है इस प्रकार से यहाँ पर द स्टूडेंट शुड लर्न a language by doing it, और बी है यहाँ पर द स्टूडेंट शुड proceed from the concrete to abstract, सी है यहाँ पर द टीचर शुड try to motivate the learners, और डी है यहाँ पर द टीचर शुड always टेल जोक्स इन द क्लासरूम। तो देखिए क्वेश्चन को यदि देखें तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण सिद्धांत नहीं है, इज नॉट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो यहाँ पर भाषा शिक्षण का कौन सा महत्वपूर्ण सिद्धांत नहीं है। अब ऑप्शन डी को देखिए, यहाँ पर क्या बता रहा है द टीचर शुड ऑलवेज टेल जोक्स इन द क्लासरूम। तो यहाँ पर टीचर कक्षा में क्या हमेशा चुटकुले जोक सुनाने चाहिए, तो ये यहाँ पर ठीक नहीं है, ये सिद्धांत नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर होगा। आगे देखिए द करेक्ट ऑर्डर फॉर द टीचिंग लैंग्वेज स्किल्स। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो भाषा के जो कौशल हुआ करते हैं, सिखाने के जो क्रम होते हैं, उनका सही क्रम क्या है। तो देखिए भाषा के कौशलों से अक्सर प्रश्न आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सीधा चलिए, चारों ही ऑब्जेक्टिव में लिखे हुए हैं पर इनको क्रम थोड़ा बदल करके लिखा है, तो हम सही को यहाँ पर टिक कर लेते हैं और सही के रूप में यहाँ पर रहेगा लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, जैसे सुनना बोलना। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है वन ऑफ द टिक्स ऑफ द टीचर इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज टू। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा ही कुछ ब्लर हो रखे हैं, तो थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा अबाउट द सोशल बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर्स, मैं बोल रहा हूँ तो आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। और बी है यहाँ पर डिटरमाइन द लैंग्वेज नीड्स ऑफ द लर्नर्स, सी है प्रोवाइड सुटेबल क्लासरूम और टू द लर्नर्स, और डी है यहाँ पर सेंड प्रोग्रेस रिपोर्ट्स टू द लर्नर्स पेरेंट्स। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा संचारी भाषा शिक्षण में शिक्षक के कार्यों में से एक कार्य जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए वो यहाँ पर एक कार्य जो रहेगा
वो रहेगा ऑप्शन बी, डिटरमाइन द लैंग्वेज नीड्स ऑफ द लर्नर्स। तो यहाँ पर होगा शिक्षार्थियों की भाषा की आवश्यकताओं को निर्धारित करना। ऑप्शन बी यहाँ पर इसके लिए उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। द मेन एम ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज टू। तो यहाँ पर जो हमारी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज होती है, संचारी भाषा शिक्षण, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेन एम ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज, तो यहाँ पर है प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी टू लर्नर्स, और बी है फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, सी है एम्फसाइज द यूज ऑफ इंग्लिश एज ए लाइब्रेरी लैंग्वेज, और डी है एनकरेज लर्नर्स टू स्पीक लाइक नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पर जो संचारी भाषा शिक्षण होगा उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? वो यहाँ पर होगा प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी टू लर्नर। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा, शिक्षार्थियों को संचारी क्षमता प्रदान करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, हेल्दी अप्रोच टू अ लैंग्वेज लर्नर्स एरर रिक्वेस्ट दैट द टीचर शुड। तो यहाँ पर एक भाषा सीखने वाले की त्रुटियों के लिए एक स्वस्थ दृष्टिकोण के लिए आवश्यक है कि शिक्षक को कंडेम द एरर्स और लुक अपॉन द एरर्स एज अ फीडबैक टू द टीचर, पनिश द लर्नर्स फॉर द देयर एरर्स, और डी है यहाँ पर कंप्लीटली इग्नोर द एरर्स। तो देखिए यहाँ पर निश्चित रूप से भाषा सीखने वाले की त्रुटियों के लिए एक स्वस्थ दृष्टिकोण क्या होता है? तो यहाँ पर देखें हम ऑप्शन बी, लुक अपॉन द एरर्स एज ए फीडबैक टू द टीचर। ऑप्शन बी जो होगा वो उसके लिए सही होगा, त्रुटियों को शिक्षक के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में देखें। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा सही उत्तर। आगे देखिएगा, द टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश इज। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हल्का सा थोड़ा सा मिसप्रिंट समझिएगा, क्योंकि द टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश। तो देखिए यदि हम देखें तो इंग्लिश में टोटल हमारे 26 लेटर्स जो होते हैं अल्फ़ाबेट होते हैं, और यदि हम इसमें कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं तो वो होते हैं 21। ठीक है, अब देखिए 21 तो यहाँ पर दे नहीं रखा है, तो फिर ये क्वेश्चन किस प्रकार का होगा? तो देखिए क्वेश्चन हमारा जो होगा वो होगा हाउ द टोटल नंबर ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश, और ये जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है उससे संबंधित क्वेश्चन हर बार रीट में देखने को मिलते हैं। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन इसके हमेशा हर पेपर में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो रहेगा हमारा इस प्रकार से हम देखेंगे, द टोटल नंबर ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश इज। तो हम जानते हैं कि इंग्लिश के जो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो मिलकर के 44 साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो 44 साउंड्स होते हैं उनके अंदर हम देखें 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं और 20 वोवेल साउंड होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि दे रखा है 24। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया है 24 साउंड्स यहाँ पर रहेंगे जो कि कॉन्सोनेंट साउंड रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, द फर्स्ट साउंड इन द वर्ड केट इज़ द ट्रांसक्रिप्टेड एज। तो जब हम कैट को ट्रांसक्रिप्ट करेंगे तो उसका जो फर्स्ट साउंड होगा वो किस टाइप का होगा? तो यहाँ पर इसके लिए जो सही उत्तर हमारा रहेगा वो इसमें रहेगा ऑप्शन डी के रूप में। और ऑप्शन डी आप थोड़ा सा देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ ब्लर थोड़ा सा ज़्यादा हो रखा है, तो वो थोड़ा सा क्लियर यहाँ पे हो सकता है, शायद आपको ना दिखे। चलिए आगे देखते हैं, द लास्ट साउंड इन द वर्ड पुश इज द ट्रांसक्रिप्टेड एज। तो यहाँ पर हम देखें कि जो वर्ड हमारा पुश होगा उसको हम जब ट्रांसक्रिप्ट करेंगे तो उसका लास्ट वर्ड का जो साउंड होगा वो किस टाइप का होगा? तो यहाँ पर वो जो साउंड होगा वो होगा इस टाइप का, ऑप्शन ए, जहाँ पर इस टाइप का इसमें साउंड निकलेगा। आगे देखिएगा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड वाइड। तो यहाँ पर जो अगला हमारा वर्ड है वाइड, इसका ट्रांसक्रिप्शन किस प्रकार का होगा, तो यहाँ पर इसका ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन ए की तरह। मतलब इनको जब ट्रांसक्रिप्ट करके लिखा जाता है तो इस प्रकार से इनको लिखा जाएगा। चलिए आगे इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन दे रखा है, पिक आउट द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड बुक्स। तो यहाँ पर बुक्स जो है इसका ट्रांसक्रिप्शन किस प्रकार का होगा, कैसा होगा, कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर इसके लिए जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, जहाँ पर बुक्स का ट्रांसक्रिप्शन इस प्रकार का लिखा जाएगा। आगे देखिएगा द अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, द मॉडल कुड इन द सेंटेंस सो स्टूडेंट्स कुड प्रोग्रेस इन देयर इक्वेशन। रिक्त स्थान मीन्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा भद्दे हैं, तो इस प्रकार थोड़ी सी परेशानी थोड़ी पढ़ने में आ सकती है, और मुझे भी बहुत सारी परेशानी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट था, और इसका जो राजस्थान बोर्ड है उसकी तरफ से ही यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए बोनस अंक दिए थे। तो क्योंकि यहाँ पर बी और सी दोनों जो उत्तर थे वो दोनों इसमें सही थे, तो इसके लिए बी और सी दोनों ही उत्तर बने थे। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, द वेडिंग हैज़ बीन द पुट ऑफ अनटिल दिसंबर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है, द वेडिंग हैज़ बीन पुट ऑफ अनटिल दिसंबर, द फ्रेसल वर्ब पुट ऑफ हियर मीन्स। तो यहाँ पर जो वर्ब है पुट ऑफ, उसका मतलब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ब है इसका मतलब होगा जो होगा पोस्टपोन्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो होगा ये इसके लिए सही होगा, और उसका मतलब होगा स्थगित। तो द वेडिंग हैज़ बीन पोस्टपोन्ड अंटिल दिसंबर। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, एन एलिजी इज ए पोएम रिटन। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जो एलिजी है, तो एलिजी क्या है, एन एलिजी इज ए पोएम रिटन, यानी कि एक शोक गीत, एक कविता लिखी गई है। तो देखिए शोक गीत कविता जो है वो कब लिखी गई है, तो टू सेलिब्रेट एन ओकेशन इन द प्रेज ऑफ द गॉड टू गिव एक्सप्रेशन टू आवर लव फॉर समवन, और डी यहाँ पर इन द मेमोरी ऑफ समवंस हु हैज़ डाइड। तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन डी जो होगा शोक गीत। शोक गीत कब होता है, शोक गीत का मतलब होता है किसी की मृत्यु की याद में लिखी गई हो। तो ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा, एन एलिजी। चलिए आगे देखिए सोनेट कंटेंट्स। तो सोनेट कंटेंट्स 16 लाइन्स, 14 लाइन्स, या फिर 12 लाइन्स, या 10 लाइन्स। तो देखिए सोनेट जो कंटेंट्स होता है, तो सोनेट क्या होता है, तो ये एक 14 लाइनों का एक पोएम स्टेंजा होता है। इसको हम कह सकते हैं कि 14 पंक्ति की एक कविता है, जिसमें कम से कम 14 पंक्तियां जो होती है वो देखने को मिलती है। तो इसे हम एक सोनेट कंटेंट्स या सोनेट एक स्टेंजा कह सकते हैं, जो कि एक पोएम के रूप में होती है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आता है, ऑल द डायलॉग्स इन ए ड्रामा कंटेंट्स द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द कैरेक्टर्स, द ऑथर, द ऑडियंस, द डायरेक्टर्स। तो यहाँ पर आंसर होगा, इसके लिए सही आंसर वो होगा द कैरेक्टर्स। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा इसके लिए। आगे यहाँ पर दे रखी है एक पोएम, और पोएम को देख करके हमें क्वेश्चन के आंसर निकालना है। तो चलिए पोएम को देखते हैं फटाफट से। आई हैव सीन डाउन एंड सनसेट ऑन मूर्स एंड वाइंडी हिल्स कमिंग in solemn beauty like slow altitudes of Spain. I have seen the lady April bringing the daffodils, bringing the springs grass and the soft warm April rain. I have heard the song of the blossoms and the old chant of the sea, and seen strange lands from under the arched white sails of ships. But the loveliest things of beauty God ever has showed to me are her voice and her hair and eyes and the dear red curve of her lips. तो यहाँ पर जो पोएम है
इसी के आधार पर हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देखना है। आगे देखते हैं जो पोएम है इसके कुछ क्वेश्चन को और उनके आधार पर अपने को आंसर देना है। लाइक स्लो ओल्ड ट्यून्स ऑफ स्पेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन या सिमिली या फिर एसोनेंस। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो होगा सिमिली, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न है कि जो स्पेन की धीमी पुरानी धुनों की तरह एक उदाहरण है, ये हमसे पूछा गया है, तो ये एक उपमा का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है सिक्स ऑफ लाइन 6 राइम विद। तो यहाँ पर जो 6 नंबर की जो लाइन है उसमें एक वर्ड आ रहा है सिप्स, और सिप्स का हमें यहाँ पर पहचानना है राइम। तो उसका राइम कौन से लाइन में है, स्पेन लाइन 2 में, या लिप्स लाइन 8 में, सी लाइन 5 में, या फिर डेफोडिल्स लाइन 3 में। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा इसके लिए वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि होगा लिप्स सिप्स का राइम, और ये दे रखा है लाइन 8 में। तो यहाँ पर ये उत्तर होगा। आगे देखते हैं द यूज ऑफ ओल्ड इन ओल्ड चेंट ऑफ द सी टेल्स अस दैट। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो यहाँ पर कह रहा है कि समुद्र के पुराने मंत्रों में पुराना का प्रयोग हमें बताता है कि द चैंट वॉज पॉपुलर इन द पास्ट, द सी इज नो लंगर यंग, द चैंट हैज़ बीन देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, या डी है यहाँ पर द सी हैज़ बीन सिंगिंग एन ओल्ड सॉन्ग। तो यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर जो होगा वो होगा द चैंट हैज़ बीन देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, ऑप्शन नंबर सी। मंत्र जो हैं वो लंबे समय से हैं। चलिए आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स शोज दैट द स्पीकर हैज ट्रेवल्ड a lot on the seas, लाइन 2, लाइन 4, लाइन 6 या फिर लाइन 5। तो यहाँ पर कौन सी पंक्ति जो है दर्शाती है कि वक्ता ने समुद्र में बहुत यात्राएं की है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये लाइन 6 जो होगी ये दर्शाएगी। जब आप पोएम को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप प्रश्नों के आंसर देखने के बाद फिर से पैसेज को, उस पोएम को देख सकते हैं। तो लाइन 6 में ये चीज़ आपको मिलने लगेगी। आगे बढ़ते हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स गॉड हैज सोन द स्पीकर इन द पोएम इज लेडी अप्रैल हैज बिलीव्ड, सॉफ्ट वार्म रेन या फिर डेफोडिल्स। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा भगवान ने कविता में वक्ता को जो सबसे सुंदर चीज़ दिखाई है वह है, तो वो है हीज बिलव्ड, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा इसका सही उत्तर। चलिए आगे देखें तो यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है और पैसेज को पढ़ करके हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर इसके देने हैं। पैसेज भी थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा है। चलिए पैसेज को भी देख लेते हैं। देयर हैव बीन इमेंस एडवांस इन द टेक्नोलॉजी इन मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल लाइव्स, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन nowadays an increasing number of students rarely of computer for their knowledge. Moreover, computers have been helping some students to progress in their studies quicker than they did not in a traditional classroom. In the same classroom, students have different intellectual capacities, therefore, some would be tied to slow advance in their studies because of others' inability to move at a faster pace. So students could progress in their acquisition of knowledge at their believe the role of teachers will now become less and less important in the future. However, the presence of a teacher is essential for the students because the human contact influences them in the positive way. Students realize that they are not dealing, learn the importance of studying a group, which help them improve their social skills. Moreover, teachers are required in the learning process because they acknowledge students' weakness and help them to solve their problems on individual basis. The word therefore is at
ए बिगिनिंग ऑफ द फिफ्थ सेंटेंस, ये हमारा क्वेश्चन है इसमें शायद, हाँ ये हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है यहाँ से। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पेपर को थोड़ी सी पढ़ने में परेशानी आती है क्योंकि भद्दा सा बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा जूम करने पर और भी थोड़ा सा भद्दापन नज़र आ रहा है, तो थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम आ रही है कि क्या लिखा है, कौन सी स्पेलिंग है। आई जो है वो जैसे कि एन के साथ लिखा है तो एम के रूप में बन रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। द वर्ड देयरफॉर एट द बिगिनिंग ऑफ द फिफ्थ सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ इंडिकेट्स, तो यहाँ पर है कंपैरिजन, सिमिलरिटी या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या फिर लॉजिकल रिजल्ट। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है द वर्ड देयरफॉर ऑफ द बिगिनिंग, तो यहाँ पर हम देखें तो पहला पैराग्राफ जो हमारा है ना, एट द बिगिनिंग द फिफ्थ सेंटेंस ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ, तो पहले पैराग्राफ के पांचवें वाक्य में यदि हम देखें तो उसमें एक शब्द आ रहा है देयरफॉर। तो ये जो शब्द है ये क्या इंगित करता है, क्या दर्शाता है, तो ये यहाँ पर क्या दर्शाएगा, तो ये दर्शाएगा लॉजिकल रिजल्ट, ऑप्शन डी। चलिए पिक आउट द करेक्ट वर्ब फ्रॉम बोल दिया मैंने, फॉर्म टू बी यूज्ड इन द सेंटेंस, द रोल ऑफ टीचर्स मोर इम्पोर्टेंट नाउ। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो शिक्षकों की भूमिका, रिक्त स्थान अब अधिक महत्वपूर्ण, वाक्य में प्रयुक्त सही क्रिया का चयन हमें करना है, तो यहाँ पर होगा हैज़ बिकम, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा इसके लिए सही उत्तर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए पॉसिबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज, तो यहाँ पर जो पैसेज दे रखा है इसके लिए एक सूटेबल टाइटल क्या होगा। कैन कंप्यूटर रिप्लेस टीचर्स, बी है कैन टीचर्स रिप्लेस कंप्यूटर्स, और सी है यहाँ पर एडवांस्ड इन टेक्नोलॉजी, डी है ट्रेडिशनल क्लासरूम। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्या कंप्यूटर्स शिक्षकों की जगह ले सकते हैं, कैन कंप्यूटर रिप्लेस टीचर्स, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आता है कंप्यूटर्स अलाउ स्टूडेंट्स टू कंट्रोल द टीचिंग प्रोसेस, सॉल्व देयर टीचर्स प्रॉब्लम, और सी है यहाँ पर लर्न एट देयर ऑन पेस, डी है इम्प्रूव देयर सोशल स्किल्स। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो इसके लिए बनेगा ऑप्शन नंबर सी, लर्न एट देयर ऑन पेस। यहाँ पर सही उत्तर होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज दैट इट नोज मच लेस देन अ टीचर, इट इज लेस एफिशिएंट देन अ टीचर, सी है यहाँ पर इट कैन नॉट प्रोवाइड ह्यूमन कॉन्टैक्ट, और डी है इट कैन नॉट प्रोवाइड द लार्जेस्ट नॉलेज। तो यहाँ पर सही आंसर इसके लिए जो होगा वो होगा इट कैन नॉट प्रोवाइड ह्यूमन कॉन्टैक्ट, ऑप्शन सी यहाँ पर होगा सही आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पेपर की ओर, जो कि वर्ष 2013 का होगा। चलिए अब देखने वाले हैं आगे, यहाँ पर हम वर्ष 2015 का क्वेश्चन पेपर जो कि सेकंड लैंग्वेज होगी और इंग्लिश का होगा, और ये लेवल फर्स्ट के लिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा। चलिए तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसके क्वेश्चन को। तो विच ऑफ दीज इज नॉट काज ऑफ डिसऑर्डर, तो यहाँ पर जो डिसऑर्डर का जो कारण है वो नहीं है, या इनमें से कौन विकार का कारण नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन इस प्रकार से हैं, सोशियो इकोनॉमिक, इमोशनल, एनवायरमेंटल एंड एजुकेशनल काजेज। बी है यहाँ पर एक्सेसिव यूज ऑफ टॉफीज, चॉकलेट्स एंड फास्ट फूड, सी है पुअर मॉडल, और डी है यहाँ पर रिप्रेशन एंड ओवर कंट्रोल बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो यहाँ पर सही आंसर जो इसके लिए रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, एक्सेसिव यूज ऑफ टॉफीज, चॉकलेट्स एंड द फास्ट फूड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, विच ऑफ दिस इज द गोल ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो यहाँ पर है अप्रोप्रिएटनेस, और बी है एक्सेप्टेबल
लैंग्वेज, सी है फ्लुएंसी और डी है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं संचार उपक्रम का लक्ष्य इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी यहाँ पर इसके लिए सही होगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन आता है, इन प्रेजेंट एरा इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज फेसिंग। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अभी जो वर्तमान युग है उस वर्तमान युग में अंग्रेजी भाषा शिक्षण का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ओवर एम्फेसिस ऑन ग्रामर, लैक ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी और टीचिंग थ्रू ट्रांसलेशन, ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सही आंसर इसके लिए जो होगा वो होगा ऑल ऑफ अबव। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, यूनिट टेस्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ रिक्त स्थान इवैल्यूएशन, नॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव, इफेक्टिव, अफेक्टिव। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन बी फॉर्मेटिव इसके लिए यहाँ पर सही होगा। इकाई परीक्षण रिक्त स्थान मूल्यांकन की अभिव्यक्ति है तो वो यहाँ पर है फॉर्मेटिव। हाईली रिलायबल टेस्ट इज ऑब्जेक्टिव टाइप, एसे टाइप, ट्रू एंड फॉल्स, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अत्यधिक विश्वसनीय परीक्षण जो होता है किस टाइप का होता है, तो वो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, हु हैज सजेस्टेड 4 स्टेप्स ऑफ टीचिंग एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और लीडिंग एंड इवैल्यूएशन, जेके डिवाइस, ब्लूम, बिलोज, सिम्पसन। यहाँ पर इसके लिए सही आंसर जो होगा वो कोई सा भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो था ये मिसप्रिंट था और राजस्थान बोर्ड ने इसके लिए बोनस अंक जो था वो दिया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए बोनस अंक जो होगा वो रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ दीज इज अ स्ट्रेटजी ऑफ रेमेडियल टीचिंग, एक्शन रिसर्च, प्रोग्राम्ड टेस्ट, बोथ ए एंड बी, और डी है यहाँ पर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर इसमें जो रहेगा वो रहेगा बोथ ए बी एंड बी, ऑप्शन सी जो होगा वो इसके लिए करेक्ट होगा। इनमें से कौन सी उपचारात्मक शिक्षण की रणनीति होगी, तो वो रहेगी यहाँ पर एक्शन रिसर्च एंड द प्रोग्राम्ड टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, द एम ऑफ द रेमेडियल टीचिंग इज टू डायग्नोज learning difficulties, to eliminate ineffective habits, retake incorrectly learned skills, और डी है यहाँ पर बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण जो होता है उसका क्या उद्देश्य होता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो होता है बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर बी और सी जो है वो दोनों ही करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर एक पैसेज है और पैसेज को देख करके हमें कुछ क्वेश्चनों के आंसर देना है। आगे यहाँ पर है एक पैसेज और पैसेज को देख करके हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देना है। तो चलिए फटाफट से हम पैसेज को कंप्लीट करते हैं। तो देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, द राउट आउट टू सक्सेस इज हार्ड एंड लॉन्ग, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क is the main secret of success. Those who soon work are bound to fail. The second ingredient of the success is perseverance. Perseverance is the steadfast pursuit of an aim. Without any let-up, hindrance, there may be difficulties, obstacles, hurdles, and the barriers in your path. But you don't have to get discouraged, disheartened, and frightened. You have to push on with fortitude. Temperance of comfort and enjoyment have to be brushed aside. Another important and the dispensable requirement for success is the concentration. All your attention and energy should be riveted your aim in life. You should not be able to think of anything except your goal. No digressions and deviations. चलिए अब इसकी कुछ क्वेश्चन है और क्वेश्चनों का आंसर जो है वो हम इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर इसी से संबंधित,
इन द अबव पैराग्राफ द वर्ड सेकेंड इंडिकेट्स, तो यहाँ पर जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ का एक वर्ड आ रहा है जो कि है सेकेंड, और सेकेंड वर्ड जो है वो क्या इंडिकेट्स करता है, सीक्वेंस, एडिशन, एम्फेसिस या फिर टाइम। तो यहाँ पर हम देखें तो ये यहाँ पर इंडिकेट करता है सीक्वेंस को। ऑप्शन ए जो होगा वो इसके लिए करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। एम ऑफ लाइफ, हार्ड वर्क एंड सक्सेस, शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पर इसके लिए सुटेबल टाइटल जो होगा वो रहेगा द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ऑप्शन डी होगा इसके लिए सही। हार्ड वर्क, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सक्सेस, तो यहाँ पर रिजल्ट्स, रिजल्टेड, नन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, रिजल्ट्स। ऑप्शन बी। In the above passage, the author wants to convey success is the result of hard work. Perseverance is essential for success. To get success, get rid of all obstacle. और D है all of the above। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर इसके लिए जो होगा वो होगा all of the above। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन आता है पीपल डू हार्ड वर्क, hard work is essential for success, so people are hard working, above lines contain the fallacy of the hasty generalization, और B है यहाँ पर the fallacy of the false analogy, C है यहाँ पर the fallacy of the equivocation, और D है यहाँ पर the fallacy of compositions। तो यहाँ पर सही आंसर इसके लिए जो होगा वो इसमें होगा ऑप्शन ए, यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, अब आगे यहाँ पर कुछ पोएट्री क्वेश्चन नंबर 74 to 78, वो यहाँ पर इससे संबंधित जो एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो कि 74 से लेकर के 78 तक रहेंगे। चलिए देखते हैं, इन एक्सट्रैक्ट को देख सकते हैं। द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर, द लैंड इज नन ऑफ माइन, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, द चाइल्ड इज द बिल्ड टू माई डिजाइन, येट वाट द लव्स आई कैन नॉट शेयर। अब इसी से संबंधित इस प्रकार का दूसरा एक्सट्रैक्ट दे रखा है, तो आप इसे देख सकते हैं। अब इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आप इनको ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, यदि अपने या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में आप इनसे संबंधित जो क्वेश्चन इनको ठीक से मैच कर पाएँ। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं इनके क्वेश्चन किस प्रकार के। अब देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा है द राइमिंग स्कीम ऑफ एक्सट्रैक्ट 1 इज। तो देखिए अब थोड़ा सा हम एक्सट्रैक्ट 1 पर चलते हैं, फर्स्ट पर चलते हैं, और इसके लिए क्या राइम स्कीम क्या है इसमें। तो देखिए यदि हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट लाइन जो है वेयर आ रहा है इसके लिए, और सेकंड लाइन में देखें तो माइन आ रहा है, जबकि थर्ड में देखें तो साइन आ रहा है। तो देखिए फर्स्ट यानी कि इसे हम ए माने, दूसरे को बी माने, तो यहाँ पर ये भी बी के जैसे ही राइम हो रहा है, साइन एंड माइन। फिर सी आगे फोर्थ वाली लाइन को देखें तो यहाँ पर आ रहा है एयर, यानी कि फिर ये डिफरेंट है, और फिर डिज़ाइन है, और फिर है शेयर। तो यहाँ पर देखें तो इसमें ए बी ए का क्रम लागू हो रहा है, यानी कि यहाँ पर नीचे ए बी ए और यहाँ पर ए बी बी। तो इस प्रकार से ये हमारा राइम इसमें हो रहा है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन की ओर फिर चलते हैं ताकि हम थोड़ी सी इस बात को समझ पाएँ। तो ये प्रश्न हमसे इस प्रकार से पूछा गया, द राइम स्कीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट फर्स्ट इज। तो वो यहाँ पर किस क्रम में है, तो यहाँ पर हम देखें तो उसका जो क्रम है वो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ए बी बी ए बी ए। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे देखिए लाइन साइलेंस सराउंड्स अस, आई वुड हैव कंटेंट्स, अलिट्रेशन, एसोसेंस या फिर सिमिली या पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो होगा अलिट्रेशन, ऑप्शन
फर्स्ट जो होगा वो इसके लिए यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, इन द अबव पोएम विच लाइन कंटेंट्स सिमिली ओनली लाइन 3, ओनली लाइन 5, बोथ लाइन्स 3 and 5, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमारे लिए करेक्ट आंसर जो इसके लिए होगा वो इसमें होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओनली लाइन 3। विच लाइन्स इन एक्सट्रैक्ट 2 कंटेंट्स एसोसेंस। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसमें एक्सट्रैक्ट 2 की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था इसमें मिला था बोनस, क्योंकि इसके आंसर एक से ज़्यादा हो सकते हैं या ये सही आंसर इसके अंदर नहीं होगा, तो इसलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लिए भी बोनस अंक बोर्ड की तरफ से दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, विच लाइन्स मैच इन द राइम इन द एक्सट्रैक्ट 3। चलिए अब यदि हम देखें तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट 3 जो है उसमें हम देखें तो यहाँ पर उसका राइम सिस्टम देखना है, तो आप उसका राइम सिस्टम देख सकते हैं और उसमें यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कि 14, 15 एंड 17। ये वाली जो लाइनें हैं यहाँ पर इनमें राइम देखने को मिलेगा। चलिए, एवरीवन फिल इन द ब्लैंक्स, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो यहाँ पर कैन, मैं, कुड, मस्ट। तो यहाँ पर इसके लिए सही आंसर जो होगा वो हो जाता है ऑप्शन डी, मस्ट। एवरीवन मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टेररिस्ट आर ट्राइंग टू फिल इन द ब्लैंक सेवरल ब्रिजेस, ब्लो अप, ब्रेक डाउन, फॉल आउट या फिर नन। तो यहाँ पर क्या इसमें आएगा, तो यहाँ पर आएगा ब्लो अप। ऑप्शन फर्स्ट जो होगा ए वाला वो इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, द ड्रामेटिक मोनोलॉग ए टेक्निक ऑफ ड्रामा इज ए डायलॉग विद सेल्फ बाय द कैरेक्टर, बी है इट इज़ फॉर द ऑडियंस, और सी है इट एक्सप्रेसेस माइंड एंड थोड़ा सा दिखने में इनर मोस्ट फीलिंग ऑफ द कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज, और डी है यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसके लिए सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे देखें, अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, द इंग्लिश सोनेट हैज़ 3 क्वार्टेंस एंड ए कपलेट, 2 क्वार्टेंस एंड ए कपलेट, 4 क्वार्टेंस एंड ए कपलेट, और डी है नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर होगा 3 क्वार्टेंस एंड कपलेट। तो ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द एलिजी इज ए मॉर्निंग और लेमेंटेशन पोएम, बी है यहाँ पर इट इज़ ए फॉर्मल एंड सस्टेन्ड पोएम, सी है इट इज़ जज by its theme or subject matter, not by its matter or stanza form, D है all of the above। तो यहाँ पर इसके लिए सही आंसर जो होगा वो होगा all of the above, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, what does the word diphthong means। तो यहाँ पर डिफ्थोंग का मतलब क्या है, 1 साउंड, 2 साउंड ग्लाइड, सिंगल वर्ड, डबल वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर डिप्थोंग जो हैं, डिप्थोंग होते हैं और मोनोफ्थोंग होते हैं, और ये हमारे जो वोवेल साउंड्स होते हैं जो कि 20 वोवेल साउंड होते हैं 26 अल्फ़ाबेट से मिल करके। तो 20 वोवेल साउंड को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें मोनोफ्थोंग्स और डिप्थोंग। तो यहाँ पर डिप्थोंग का मतलब होता है डबल साउंड वाले, और ये होते हैं 8, है ना, और 12 जो होते हैं वो मोनोफ्थोंग्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे इसमें। तो डिप्थोंग मीन्स 2 साउंड ग्लाइड्स, ऑप्शन बी। अब मोनोफ्थोंग्स आर नंबर, तो यहाँ पर मोनोफ्थोंग्स के नंबर पूछें तो मोनोफ्थोंग्स जो होते हैं वो होते हैं 8, तो डिप्थोंग होते हैं, मोनोफ्थोंग हमारे होते हैं 12। तो ऑप्शन सी बनेगा इसके लिए यहाँ पर सही आंसर। मोनोफ्थोंग जो हैं वो 12 है और डिप्थोंग 8 हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आता है, द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन इज। तो यहाँ पर हमें देखना है वर्ड एग्जामिनेशन के लिए एक जो सही
ट्रांसक्रिप्शन है उसे। तो यहाँ पर सही ट्रांसक्रिप्शन इसके लिए जो रहेगा वो इसमें रहेगा कोई सा भी नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए भी यहाँ पर जो था बोनस अंक जो था वो इसमें दिया गया था, तो इसके लिए सही आंसर इसमें नहीं है। आगे देखते हैं द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड क्लासेस इज। तो यहाँ पर वर्ड जो क्लासेस है, क्लासेस के लिए सही ट्रांसक्रिप्शन कौन सा है, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट जो होगा इसमें वो इसके लिए यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है इसमें द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड इंग्लिश इज। तो इंग्लिश के लिए सही ट्रांसक्रिप्शन इसमें कौन सा होगा, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा ये इसका ट्रांसक्रिप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ दीज इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसी या फिर बी है स्ट्रेटजिक एंड द सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी, सी है यहाँ पर डिस्कोर्स कॉम्पिटेंसी और डी है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर इसके लिए सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डिलाइड लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी, अफेजिया या डम्बनेस और डी है यहाँ पर हैंडीकैप्ड। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है थोड़ा सा पेपर की क्वालिटी पुअर होने की वजह से थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए सही आंसर जो होगा वो होगा अफेजिया। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसमें यहाँ पर सही होगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पेपर की ओर जो कि होगा वर्ष 2017 का। चलिए आगे हम देखने वाले हैं यहाँ पर रीट 2017 का क्वेश्चन पेपर, और ये क्वेश्चन पेपर सेकंड लैंग्वेज होगा, इंग्लिश का होगा, लेवल फर्स्ट के लिए होगा। तो चलिए और बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आता है द बैटरी हैज़ कैम डाउन, गॉन डाउन, रन डाउन, रैन डाउन। तो यहाँ पर इसके लिए सही आंसर जो होगा वो इसमें होगा ऑप्शन सी द बैटरी हैज़ रन डाउन। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। द कर्टल सोनेट इज ए 14 लाइन poem, 10 and half line poem, 13 line poem and the 18 and half line poem. तो a curtal sonnet is a 14 line option, sorry curtal sonnet की बात हो रही है। curtal sonnet is a 10 and half line poem, ऑप्शन बी जो होगा वो इसमें सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन होता है a laminate for the dead is a feature of ओडी, एलेजी, सोनेट, डी है ड्रामा। तो यहाँ पर सही आंसर इसके लिए जो होगा वो होगा ऑप्शन बी एलेजी। मृतकों के लिए विलाप एक विशेषता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये एलेजी। ए फिक्शनल प्रोज टेल नो स्पेसिफाइड लेंथ बट टू शॉर्ट बी पब्लिश्ड एज ए वॉल्यूम इज ड्रामा, नॉवेल, नॉवेल्स या शॉर्ट स्टोरी। तो यहाँ पर सही उत्तर उसके लिए होगा वो होगा शॉर्ट स्टोरी, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कन्फ्लिक्ट इज ए फीचर ऑफ पोएम, स्टोरी, ड्रामा या फिर नॉवेल। तो यहाँ पर सही आंसर इसके लिए होगा ऑप्शन सी ड्रामा। कन्फ्लिक्ट इज ए फीचर ऑफ ड्रामा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द वर्ड इन विच द एंड साउंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वर्ड। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसका एंड साउंड जो होगा यानी कि अंतिम उच्चारण जो होगा वो डिफरेंट है, जैसे स्लीप है, रीप है, टैक है और डीप है। तो यहाँ पर हम देखें तो टैक जो है इसका साउंड जो है लास्ट में डिफरेंट आ रहा है, तो ऑप्शन सी इसके लिए सही होगा। आगे देखिए पिक आउट द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड गैरेज। तो यहाँ पर हमें इस वर्ड के लिए एक सही ट्रांसक्रिप्शन देखना है और वो इसमें कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए सही ट्रांसक्रिप्शन नहीं था पेपर में, इसी वजह से इसमें बोनस अंक मिला था। तो यहाँ पर इसके आंसर को अवॉइड कर दीजिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आता है
Principle of the linking with live teaching of English involves use the word structure, use the semantic structure of English language in a daily life, or use of a building structure in daily life. Use the graded structure of the English language in daily life situation. तो यहाँ पर इसके लिए सही आंसर होगा यूज ऑफ द ग्रेडेड स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन ए डेली लाइफ सिचुएशन, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर इन कम्युनिकेटिव टीचिंग टीचर्स प्रमोट्स द कम्युनिकेशन बाय क्रिएटिंग सिचुएशन टीचर्स टॉक बॉन्डिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स और क्रिएटिंग नर्वसनेस। तो यहाँ पर सही आंसर इसके लिए होगा संचारी शिक्षण में शिक्षक संचार को बढ़ावा देता है, तो वो देता है यहाँ पर क्रिएटिंग सिचुएशन। ऑप्शन ए जो होगा वो इसमें यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आता है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस रेफर्स टू कम्युनिकेशन नॉलेज ऑफ ग्रामर, कम्युनिकेशन नॉलेज ऑफ वोकेबुलरी, कैपेबिलिटी ऑफ नॉलेज, और डी है कम्युनिकेशन नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकेबुलरी। तो यहाँ पर सही आंसर इसके लिए जो होगा वो होगा कम्युनिकेशन नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकेबुलरी, ऑप्शन डी जो होगा वो इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आता है द चैलेंज ऑफ द एक्विजिशन पुअर इन्वायरमेंट रेफर्स टू लर्नर्स learning of literature, poor study habit, pollution of English language, limitation of learning English language in classroom। तो यहाँ पर सही आंसर इसके लिए जो होगा वो इसमें रहेगा, यानी अधिग्रहण की चुनौती, खराब पर्यावरण का जो संदर्भ है वो हमें इसमें देखना है, तो वो होगा लिमिटेशन ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इन क्लासरूम, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है वन ऑफ द मेन बैरियर्स ऑफ द listening English is time and debt, barricades of class, learners prejudice और unscathed ear। तो यहाँ पर सही आंसर इसके लिए जो होगा वो इसमें रहेगा, ऑप्शन सी। आगे अगला क्वेश्चन आता है remedial language teaching is the meant for development of particular skills left by the regular teaching, और बी है areas left by the regular teaching, सी है limitation of class size, और डी है both A and B। तो यहाँ पर सही आंसर होगा both A and B, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेमेडियल वर्क फॉर स्पोकन इंग्लिश इन्वॉल्व्स ड्रिल एंड स्टडिंग, रिविजन ड्रिल, सिचुएशनल, कम्युनिकेटिव प्रैक्टिस एंड द रिव्यूइंग। सी है यहाँ पर गोइंग थ्रू सिचुएशनल प्रैक्टिस, डी है रिविजन एंड प्रैक्टिस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बोली जाने वाली जो अंग्रेजी है उसके लिए उपचारात्मक कार्य में शामिल क्या होगा, तो इसके लिए शामिल इसमें हो सकता है रिविजन ड्रिल, सिचुएशनल, कम्युनिकेटिव प्रैक्टिस एंड रिव्यूइंग। ऑप्शन बी इसके लिए सही होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आता है कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इवैल्यूएशन एम्फसाइज communicative approach to evaluation emphasizes importance of meaning and utterances rather than the form and structure. Importance of form and structure, importance of evaluation, importance of learner। तो यहाँ पर इसमें सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, importance of meaning or utterance rather than form as structure। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मूल्यांकन के लिए संचारी दृष्टिकोण पर बल दिया जाता है तो वो दिया जाता है रूप संरचना के बजाय उच्चारण के अर्थ का महत्व। आगे बढ़ते हैं। The integral approach of language testing involves testing of
प्राइमरी लैंग्वेज, सेकेंडरी लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज या फिर लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर कह सकते हैं इसमें लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर। अब देखिए प्रश्न को भी थोड़ा सा समझना है कि भाषा परीक्षण के अभिन्न दृष्टिकोण के परीक्षण में क्या शामिल है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं संदर्भ में भाषा, संदर्भ भाषा। Elective approach to evaluation takes accounts of approach to classes, communicative approach या structural approach, combination of the communicative approach, integrative approach and structural approach। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में भी बोनस अंक जो था वो दिया गया था, यानी कि कोई भी आंसर इसमें से यहाँ पर सही नहीं था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है रेमेडियल टीचिंग शुड बी carried out on identification of senior learners, identification of the early learners or identification of late learners। D है identification of malady on language test and its causes। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो था वो उसमें सही था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेलेडी ऑफ लैंग्वेज टेस्ट एंड इट्स कॉजेज, भाषा परीक्षण और उसके कारणों पर रोग की पहचान। During preparation of the test paper, teacher take care of item development according to nominative evaluator, instruction objectives, number 2 copies to be distributed और डी है सीटिंग अरेंजमेंट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टेस्ट पेपर की तैयारी के दौरान शिक्षक के अनुसार किन का ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर है ऑप्शन बी इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन बी निर्देश उद्देश्य होते हैं उनका। अगला क्वेश्चन आता है इन रेमेडियल टीचिंग कंसंट्रेशन और ऑन ट्रबल स्पोर्ट इज द बेस्ट डन बाय अरेंजिंग इंटेंसिव प्रैक्टिस, बी है अरेंजिंग मेडिसिन, सी है अरेंजिंग ट्रबल और डी है अरेंजिंग बबल स्पॉट। तो यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए जो होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट अरेंजिंग इंटेंसिव प्रैक्टिस, ऑप्शन ए गहन अभ्यास की व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर पैसेज दिया है और पैसेज को देख करके हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देना है। तो यहाँ पर पैसेज जो है ये पैट्रियोटिज्म के बारे में है और पैट्रियोटिज्म और लव for one's country is one of the noblest sentiments of man. It is love that comes from the gratefulness to the land where one is born. The country that provides everything that makes life worth living: food, clothing, and shelter, families, friends, and the way of life is its people. Or in other words, it is our country that gives us all that we enjoy and all that makes man's life different from the richer than that all of the other animals. That is the way patriotic feelings are natural to man। तो यहाँ पर ये जो पैसेज है इससे पैसेज से संबंधित कुछ क्वेश्चन है और क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इसी से निकल के आ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। तो यहाँ पर इसका पैसेज का टाइटल देखें तो वो है यहाँ पर पैट्रियोटिज्म, ऑप्शन ए यहाँ पर इसके लिए सही आंसर होगा। आगे देखिए इन द अबव पैराग्राफ इन द अदर वर्ड इंडिकेट्स एम्फेसिस, रिफॉर्मुलेशन, सीक्वेंस, एडिशन। तो यहाँ पर यदि हम देखें इसमें सही आंसर तो वो हो जाएगा इसमें रिफॉर्मुलेशन, ऑप्शन बी जो होगा यानी कि सुधार। आगे बढ़ते हैं द कैप्टन एज वेल एज हिज सोल्डर्स फिल इन द ब्लैंक्स रेडी टू मार्च इज आर वेयर या हैज। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा इज। द कैप्टन एज वेल एज हिज सोल्डर इज रेडी टू मार्च। In the above passage, the author wants to convey patriotism is a second to any other sentiment. Patriotism is not a natural, one must be patriotic to an extent.
और डी यहाँ पर वन शुड बी ग्रेटफुल टू द लैंड वेयर वन इज बोर्न। तो यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए जो होगा वो जाएगा वन शुड बी ग्रेटफुल टू बी लैंड वेयर वन इज बोर्न, यानी कि जिस देश में उसका जन्म हुआ है उसके प्रति उसे कृतज्ञ होना चाहिए। लेखक यहाँ पर ये बता रहा है। चलिए आगे देखें। पीपल्स हु बाय स्टॉक्स आर नो डिफरेंट फ्रॉम द पीपल हु बैट on horse racing. They both risk their money with the title chance of making a big profit. Above lines contents. तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी बात इसमें की गई है। कहने का मतलब है कि जो स्टॉक खरीदने वाले लोग हैं या घोड़दौड़ पर दाव लगाने वाले लोगों से अलग नहीं है, वे दोनों ही अपने पैसे को यहाँ पर जोखिम में डालते हैं, बड़ा लाभ कमाने की बहुत कम संभावना रखते हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त पंक्तियों में क्या शामिल है? तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसमें दे फाल्सी ऑफ फॉल्स एनालॉजी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट टू वर्ड्स आर द typically used in the construction of a simile, for, against, with, as, like as, while, during। तो यहाँ पर हम देखें कि उपमा का निर्माण के लिए आमतौर पर हम किन दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये उपमा मतलब तुलना जहाँ पर की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो like as, ऑप्शन सी जो होगा वो इसमें यहाँ पर सही होगा। Which of the following lines contain an example of assonance? The sleet streaked her sneakers, or the energy dog barked loudly. The clown caught the kid before he fell. और डी यहाँ पर this is how the world goes। ऑप्शन नंबर इसके लिए जो होगा the sleet streaked her sneakers, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट डिवाइस इज प्रेजेंट इन द लाइन द वाइंड विस्टल्ड ए हाई एंड लोनसम ट्यून, आयरनी, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर, अलिट्रेशन। तो यहाँ पर हम कहें पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन बी जो होगा वो इसमें यहाँ पर सही होगा। पर्सोनिफिकेशन। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर द सेंटेंस द लेजी लिजर्ड लॉन्ग्ड नियर द द लेक। सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत बोल दिया मैं। द सेंटेंस द लेजी लिजर्ड लॉन्ग्ड नियर द लेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर, अलिट्रेशन, हाइपरबोल या पैराडॉक्स। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा झील के पास बैठी आलसी छिपकली, ये वाक्य किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण यहाँ पर होगा अलिट्रेशन का, यानी कि अति अनुप्रास का। सॉरी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर ही सैड, ही फिल इन द ब्लैंक्स, रिकंसिडर हिज डिसीजन, मे, माइट, कैन, ये कुड। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा माइट, ऑप्शन बी। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पेपर की ओर, जो कि वर्ष 2021 का है। आगे देखते हैं यहाँ पर वर्ष 2021 का क्वेश्चन पेपर, जो कि इंग्लिश के लिए होगा, सेकंड लैंग्वेज के लिए होगा, लेवल फर्स्ट के लिए होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट में यहाँ पर पैसेज दिया गया और पैसेज को समझने का प्रयास करते हैं। पैसेज यहाँ पर एक केरल की जो प्राचीन पारंपरिक कला है, आर्ट है, उसके ऊपर यहाँ पर दे रखा है, जो कि कलारीपयट के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर कलारीपयट इज़ ए ट्रेडिशनल आर्ट practiced in Kerala. Two claims of its heavenly origin are disputable. For recent travelers mentioned Kalari being
practiced in Kerala as early as the 13th century, which makes it the oldest martial art to be the existence. Kalari is considered to be the most complete and the scientific martial arts, and it's the mother of the all martial arts. Bodhidharma, a Buddhist monk from India, introduced Kalari into the China and Japan. What makes Kalari unique is the fact that it is much or more than a martial art. A student of Kalari learns philosophy, medicine, ethic, and self defense, and above all, learns how to avoid the comfort tense where he has to अटैक somebody's और डिफेंड हिमसेल्फ. तो बहुत अच्छा पैसेज है जो कि कलारी पैट एक जो हमारी प्राचीन पारंपरिक कला है, जो कि सभी पुरानी जो मार्शल आर्ट हैं उनकी एक जननी के रूप में जाना जाता है. और उसकी जो शुरुआत की थी वो हमारे भारत के बौद्ध भिक्षु जो थे बोधिधर्मन, इन्होंने किया था. और इन्होंने ही यहाँ इस कला को चीन, जापान आदि में पेश किया था, और जो कि एक बहुत ही अद्वितीय बनाती है. तो चलिए इसी पे से संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट ऑफ कलारी लर्न्स रिक्त स्थान फिलॉसफी, रिक्त स्थान अटैक एंड सेल्फ डिफेंस. तो बहुत अच्छा है, हमने लास्ट में यहाँ पर देखा है. तो इसमें क्या आएगा, नेदर नॉर एदर और, या नॉट ओनली बट ऑल्सो एज. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स ऑफ कलारी लर्न्स नॉट ओनली फिलॉसफी बट ऑल्सो अटैक एंड सेल्फ डिफेंस. ऑप्शन सी यहाँ पर इसके लिए करेक्ट होगा. अगला क्वेश्चन आता है, कलारी पैट बिलोंग्स टू इंडिया, और रिक्त स्थान कराटे बिलोंग्स टू जापान, दैट वेयर्स इफ व्हेन. तो यहाँ पर सही आंसर होगा वेयरज, ऑप्शन बी. चलिए, सम पीपल स्टिल, रिक्त स्थान ऑफ कलारी इज हेवनली ओरिजिन क्लेम्ड, क्लैम्स या क्लेम या वेयर क्लेमिंग. तो यहाँ पर सही आंसर इसके लिए जो होगा कि कलारी के स्वर्गीय मूल के कुछ लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं. ऑप्शन सी यहाँ पर होगा क्लेम. कलारी रिक्त स्थान द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट टू बी एग्जिस्टेंस इज, वॉज, वेयर, आर. तो यहाँ पर सही आंसर इसमें जो होगा वो होगा इज. कलारी इज द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट टू बी in existence. The most suitable title for the passage is drawing and painting, mother of all martial arts, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस. तो यहाँ पर बहुत अच्छा पैसेज दिया था, और जो कि होगा मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स, ऑप्शन बी इसके लिए एक सूटेबल टाइटल होगा. आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है इसमें यहाँ पर, व्हेन द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट which literally device is used in the above line, alliteration, personification, simile, metaphor. तो यहाँ पर सही आंसर इसके लिए जो होगा वो होगा इसमें alliteration, ऑप्शन फर्स्ट जो होगा अनुप्रास, ये इसके लिए सही उत्तर होगा. आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, what device is the present in the line if out of autumn, stop or pastoral song, आयरनी, एसोनेंस, पैराडॉक्स या अलिट्रेशन. तो यहाँ पर सही आंसर इसके लिए जो होगा वो जाएगा एसोनेंस, ऑप्शन बी. सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट विच लिटररी टर्म्स इज यूज्ड हियर, एलिजी, सिमिली, मेटाफोर, सोनेट. तो यहाँ पर हो जाता है इसके लिए सही आंसर वो है मेटाफोर. खुशी, वह खुशी की एक प्रेत थी. तो यहाँ पर हो जाता है मेटाफोर, ऑप्शन सी. चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एज ग्रीन एज एमरल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिग्री, हाइपरबोल, सटायर या सिमिली. तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा इसके लिए वो हो जाता है इसमें ऑप्शन डी, सिमिली. जैसे हरा पन्ना एक उदाहरण है, तो वो है यहाँ पर उपमा का. चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं. अगला क्वेश्चन है, Pace hath her victories no less renowned than war. What is the personified in this line? Victories, renowned,
पेस लेस। ऑप्शन कौन सा इसमें सही होगा? तो यहाँ पर होगा पेस। ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। आगे देखते हैं, 2 rods divided in yellow wood and the sorry I could not travel both and looked down one as far as I could to where it bent in undergrowth. The rhyme scheme of the above lines is। तो यहाँ पर जो राइम स्कीम है उससे हमें देखना है कि जो उपरोक्त पंक्तियां हैं इसमें कौन सी राइम स्कीम है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें राइम स्कीम को यदि देखें तो वुड है, बुथ है, कुड है और अंडर ग्रोथ है, लाइन, बस 4 यहाँ पर पंक्तियां हैं। और यहाँ पर यदि वुड और कुड को देखें तो यहाँ पर A और B पर यहाँ पर यदि देखें हम तो पंक्ति 4 है और यहाँ पर जो विकल्प हैं इनमें 5-5 स्कीम्स दे रखी हैं। तो यहाँ पर इसके लिए कोई भी उत्तर इसमें सही नहीं है। इसके लिए बोनस अंक जो था वो मिला था इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई रक्तस्थान गिव हिम एन आंसर इफ़ ही हैड आस्क्ड मी कैन मे कुड माइट। तो यहाँ पर यदि देखें तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, चूज द अल्टरनेटिव विच द बेस्ट express the meaning of the items phrases underlined in the sentence. I meet him after a long time, but he gave me the cold shoulder। यानी कि बहुत अच्छी कहावत है ये। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो मैं उनसे लंबे समय के बाद मिला पर लेकिन उन्होंने मुझे ठंडा कंधा दिया। अब यहाँ पर ये जो पंक्ति है जो दिखाती है कि मैं उनसे लंबे समय के बाद मिला लेकिन उन्होंने मुझे ठंडा कंधा दिया, तो इसके लिए यदि हम देखें तो इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर जो सेंटेंस है, अंडरलाइन द सेंटेंस, मीनिंग बताना है इसका यहाँ पर क्या होगा। द कोल्ड शोल्डर, स्कोल्डेड मी और अब्यूज मी, इंसल्टेड मी, इग्नोर्ड मी। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ऑप्शन डी जो होगा इग्नोर्ड मी यानी कि मुझे अनदेखा किया, ये इसका यहाँ पर मतलब निकलेगा। तो ऑप्शन डी इसके लिए सही होगा। आगे देखें, अगला क्वेश्चन आता है, विच लिटरेरी टर्म्स रेफर्स टू द प्रॉब्लम और स्ट्रगल विद इन अ स्टोरी। कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, एक्शन, क्लाइमैक्स। तो यहाँ पर हम देखें तो उसके लिए सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा इसमें कॉन्फ्लिक्ट। अगला देखिए, ए फॉर्म ऑफ ड्रामा दैट इज इंटेंडेड टू अम्यूज एंड दैट द एंड्स हैप्पीली। ट्रेजेडी, कॉमेडी, बायोग्राफी, आयरनी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नाटक का रूप जिसका उद्देश्य मनोरंजन करना होता है, जो कुछ समाप्त होता है, तो वो होता है यहाँ पर ऑप्शन बी कॉमेडी। चलिए, पेट्रचन इज वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ ओडी, एलिजी, सोनेट या फिर ड्रामा। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो होगा सोनेट। ऑप्शन सी इसके लिए यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, द नंबर ऑफ प्योर वॉवेल्स इज। तो प्योर वॉवेल्स यानी कि शुद्ध स्वरों की संख्या पूछिए, 9, 10, 11 या फिर 12। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो शुद्ध स्वरों की संख्या जो होती है वो 12 होती है, जो कि मैडाफ्थोंग्स कहलाते हैं। चलिए ऑप्शन डी। आगे यहाँ पर कुछ ट्रांसक्रिप्शन वर्ड दे रखे हैं, तो ये हमें देखना है ये कि ये क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन वर्ड दे रखे हैं आर कॉल्ड वॉइस कॉन्सोनेंट्स या वॉइसलेस कॉन्सोनेंट, प्योर वोवेल्स और डी है इम्प्योर वोवेल्स। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा इसके लिए वो इसमें रहेगा ऑप्शन बी वॉइसलेस कॉन्सोनेंट, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, चूज द करेक्ट फोनेटिक सिंबल ऑफ द अंडरलाइन साउंड ऑफ द वर्ड वाटर। तो वाटर का यहाँ पर हमें एक जो ट्रांसक्रिप्शन हम लिखते हैं, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखते हैं, और इसके लिए जो
किस तरीके से लिखा जाएगा वो हमें इसमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग तरीके से लिखा है। इसमें जो सी है वो इसके लिए सही है, जो कि वाटर, मतलब इसमें हम आर जो है उसका उच्चारण नहीं करते हैं। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इसके लिए लिखा भी इस प्रकार से जाता है, और जब हम बोलते हैं तो भी उसमें आर नहीं बोला जाता, वाटर इस प्रकार से इसे बोला जाता है। आगे देखिए, फाइंड आउट द वर्ड विच बिगन्स विद द डिफरेंट साउंड फ्रॉम द अदर गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पर हमें देखना है उस साउंड को जो डिफरेंट साउंड के रूप में है। रिच, रिप, रिच है और रीड है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसमें जो साउंड डिफरेंट है वो रिच, ऑप्शन सी का है। चलिए आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स द सेम वोवेल्स साउंड। तो यहाँ पर हम देखना है कि कौन से सेम वोवेल साउंड हैं। तो यहाँ पर बाइट, काइट, साइड, बिल, बैल, बॉल, लाइक, लुक, लग, सी से सिक। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसमें सेम जो है यानी कि समान है वो है बाइट, काइट, साइड, ऑप्शन ए। ये यहाँ पर सेम वोवेल साउंड है। आगे देखिए, द कम्युनिकेटिव अप्रोच इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश हैज़ बीन द प्रैक्टिस्ड एंड द डेवलप्ड इन इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड श्रीलंका, चाइना एंड जापान, फ्रांस एंड ब्रिटेन। तो यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए जो होगा, अंग्रेजी शिक्षण में संचार दृष्टिकोण का अभ्यास और विकास किया गया था। तो ये किया गया था चाइना एंड जापान, ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन इज़ द चैलेंज इन द प्रोसेस ऑफ द टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस, लेस इंटरेस्टिंग टीचिंग स्टाइल्स या मोर इंटरेस्टिंग टीचिंग स्टाइल्स, रीजनेबल टाइम मैनेजमेंट, गुड लेसन प्रिपरेशन। तो यहाँ पर सही आंसर इसके लिए जो होगा वो होगा लेस इंटरेस्टिंग टीचिंग स्टाइल्स, ऑप्शन ए इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द एक्सेसिव यूज ऑफ मदर टंग इज हेल्पफुल इन लर्निंग इंग्लिश, ए चैलेंज ऑफ लर्निंग इंग्लिश इज द सुटेबल सब्स्टिट्यूट ऑफ लर्निंग इंग्लिश, और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा हमारा वो होगा ए चैलेंज टू लर्निंग इंग्लिश, ऑप्शन बी जो होगा वो इसमें यहाँ पर सही उत्तर होगा। मातृभाषा का जो अत्यधिक प्रयोग होता है वो हमें अंग्रेजी सीखने में एक चुनौती है, ऑप्शन बी। द टीचिंग मटेरियल शुड बी इन अकॉर्डेंस with the mental age and should have the relevance in a real life situation. The statement refers to principle of habit formation, principle of selection, principle of the gradation, principle of controlled vocabulary. तो यहाँ पर इसके लिए सही आंसर जो होगा इसमें वो होगा शिक्षण सामग्री मानसिक आयु के अनुरूप होनी चाहिए और वास्तविक ज्ञान स्थितियों में प्रासंगिक होना चाहिए। ये कथन जो है ये संदर्भित करेगा। तो ये देखिए किसको संदर्भित करेगा, तो ये यहाँ पर करेगा प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, चयन का सिद्धांत, ऑप्शन बी। विद रिक्त स्थान स्टूडेंट्स कम टू द सी द टेस्ट not as the punishment but as a useful feedback. The classmates work together for a common intellectual welfare. Self evaluation, group evaluation, peer evaluation या CCE evaluation। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो रिक्त स्थान के साथ मतलब छात्र परीक्षाओं को सजा के रूप में नहीं बल्कि फीडबैक के रूप में, उपयोगी फीडबैक के रूप में देखने को आता है। तो यहाँ पर ये जो मूल्यांकन है इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं पीयर इवेल्युएशन यानी कि सहकर्मी मूल्यांकन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टू कैंडिडेट्स इन दिस इलेक्शन? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो आप इस चुनाव में दो उम्मीदवारों के बारे में क्या सोचते हैं, ये किस टाइप का क्वेश्चन है? तो देखिए यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर सभी किसी का भी मत जो है वो एक सेम नहीं हो सकता है, समान नहीं हो सकता है, अलग अलग उत्तर इसके हो सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। विच टेस्ट आइटम्स कंसिस्ट ऑफ स्टेम द करेक्ट आंसर, कीड, अल्टरनेटिव एंड द डिस्ट्रक्टर्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मल्टीपल चॉइस टेस्ट, क्लोज टेस्ट, ओरल टेस्ट। तो यहाँ पर सही आंसर इसके लिए जो होगा वो हो जाएगा मल्टीपल चॉइस टेस्ट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आता है द रेमेडियल इंग्लिश क्लासेस आर वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर बिलो द एज ऑफ 18 years, unable to achieve the required grades, poor and can't get formal education, rich and can afford computers। तो यहाँ पर इसमें सही आंसर इसके लिए जो होगा वो होगा अनेबल टू अचीव द रिक्वायर्ड ग्रेड्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, आवश्यक ग्रेड प्राप्त करने में जो असमर्थ होंगे, ऑप्शन बी। फीडबैक इज ऑलवेज समेटिव, फॉर्मेटिव, एनुअल या ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो प्रतिक्रिया हमेशा होती है फॉर्मेटिव, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर हमारे जो भी रेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे इंग्लिश से संबंधित, वो सब हमने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। और क्वेश्चन पेपर आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।